बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ ख़बरें हैं। इमरान रियाज ख़ान की बात करते हैं। इमरान रियाज ख़ान एक बड़े ही मकबूल एंकर रहे हैं। वो एक्सप्रेस पे भी रहे, दुनिया न्यूज़ पे भी रहे और काफ़ी चैनल्स पर उन्होंने काम किया है। आपको मालूम है कि इमरान रियाज ख़ान कौन हैं और किन हालात से इमरान रियाज ख़ान गुजरे हैं, लेकिन उन हालात की डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन सबसे पहले ये है कि इमरान रियाज ख़ान के साथ जो हुआ और जिस हालात में वो हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं, उनसे बात मुकम्मल नहीं हो रही और काफ़ी हालात, बुरे हालात से वो गुजरे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा। खैर, अब इमरान रियाज ख़ान का एक पॉडकास्ट का ट्रेलर एक सामने आया है कि वो पॉडकास्ट में उनकी अपीयरेंस हुई है और ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज वो पॉडकास्ट ऑन एयर किया जाएगा। तो यकीनन जब वो पॉडकास्ट ऑन एयर किया जाएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका इमरान रियाज ख़ान जिस पर बात करेंगे और उसका जवाब देंगे। उसके बाद ही उस पर तज्ज़िया किया जा सकेगा। लेकिन अभी तक ये बात बिल्कुल सामने नहीं आई कि इमरान रियाज ख़ान वो वीलॉग्स अपने करेंगे, किसी टेलीविज़न चैनल को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, वीलॉग्स करेंगे, या सिर्फ अभी एक पॉडकास्ट तक ही वो लिमिटेड रहेंगे कि वो एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू देंगे अपना जिसमें वो क्या इंकशाफात करते हैं, वो इंटरव्यू कैसा होगा, किन हालात के तनाजुर में वो इंटरव्यू किया जा रहा है और क्या इमरान रियाज ख़ान अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो बोल सकते हैं। तो ये तो अब इंटरव्यू में ही पता चलेगा। आपको मालूम है कि जब वो अदालत गए थे तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनसे बहुत सारे सवालात किए, जिसका उन्होंने सवालात का जवाब तो उन्होंने सर हिला कर दिया या हाथ हिला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया। तो जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे तो मुझे उनकी आवाज़ में वो ताकत और फंबलिंग महसूस हो रही थी। वो ताकत नहीं महसूस हो रही थी कि सब फंबल कर रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद में भी। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी, सबको सेहत दे। तो देखते हैं कि इमरान रियाज ख़ान अब अपना क्या आगे लाहे अमल बनाते हैं और आई होप सो कि वो बहुत सी कुछ अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे उस पॉडकास्ट में। तो ये तो जब पॉडकास्ट आएगा, इंटरव्यू उनका आएगा, तो फिर ही उस पर एक तबसरा और तज़िया किया जाएगा। खैर, एक और ख़बर शामिल करते हैं। जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं इस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी निगरान हुकूमत में, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को व्हाट्सएप ग्रुप से निकलवा दिया कहें तो ये ठीक होगा। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इस वक्त नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलाआत भी वो हैं। आपको पता है कि काफ़ी वो मीडिया में रहती हैं, अच्छी गुफ्तगू करती हैं, अच्छी लॉजिक्स पर, मंतक पर बात करती हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। तो लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि मुर्तज़ा सोलंकी ने उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकलवा दिया। क्यों निकलवाया है, इस पर आपसे बात करते हैं। उसका रीज़न ये था कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो गए थे जो डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन सेल, वहाँ का दौरा किया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ग्रुप्स में मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो उन्होंने अपने स्टाफ को डांटा, बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इनको ग्रुप से निकाला जाए। बल्कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के अलावा नून लीग के और भी बहुत से लोग थे जो उन ग्रुप्स में ऐड थे। अब वो मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इसका मतलब है कि बहुत सी खबरें जो किसी को नहीं पहुंचनी चाहिए, जो इस ग्रुप्स में डिस्कस होती हैं, वफाकी वजारत इत्तलाआत के जो ग्रुप्स हैं, तो वो ऑलरेडी इनको पहुंच जाती हैं। तो इस पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक इजहार बरहमी किया, स्टाफ को डांटा और उन्होंने कहा कि इनको इन ग्रुप से निकाला जाए। बल्कि ना सिर्फ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ग्रुप से निकलवाया और खुद हैं वो उन ग्रुप्स के एडमिन बने। उन्होंने कहा जी मुझे एडमिन बनाया जाए और कोई सियासी शख्सियत जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उसको किसी भी ग्रुप में ऐड होने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई ग्रुप में ऐड है तो उसको निकाला जाए ग्रुप से, ताकि क्योंकि अब नून लीग का कोई हुकूमत में ऐसा कोई रोल नहीं है। वैसे तो फवाद हसन फवाद उनके इस वक्त वज़ीर है निगरान हुकूमत के। अब आपको पता है फवाद हसन फवाद कौन है, किस तरह से नवाज़ शरीफ के सबसे करीब वो हैं, आहद चीमा शहबाज शरीफ के किस तरह से करीब रहे हैं। तो फवाद हसन फवाद भी इस वक्त निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। तो ये एक अलग बहस है, ये कभी मैं आपसे इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। खैर, ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ऑर्डर दिया है कि इनको ग्रुप से निकाला जाए और उन्होंने जब वहाँ पर डायरेक्टरेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन सेल का दौरा किया तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया
और अब मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने स्टाफ को कहा है कि अब कोई भी सियासी शख्सियत जो किसी जमात से ताल्लुक़ रखती है वो किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होगी, ना ही उनको इजाज़त होगी कि किसी ग्रुप में ऐड रहे। इसका मकसद क्या है? देखिए, जो प्राइवेट ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, आपको मालूम है, ऑफिस में बनते हैं, दफ्तरों में, अब तो हर एक ने अपना फैमिली ग्रुप भी बना रखा होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो खबर है वो ग्रुप में चली जाए, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल किसी को मैसेजेस करें, इंडिविजुअल्स किसी को कॉल्स करें। तो उसमें ग्रुप कॉल भी हो जाती है, ग्रुप चैट भी हो जाती है, तमाम इन्फॉर्मेशन का तबादला बआसानी मुमकिन होता है व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है निगरान हुकूमत में, मुर्तज़ा सोलंकी, ये उनकी बात और उनका स्टांस ठीक है, मैं इसको फेवर करता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि अब चूँकि नून लीग की गवर्नमेंट प्रैक्टिकली तो नहीं है, ना पंजाब में है, ना पाकिस्तान में है, ना ही उनके वज़ीर हैं, तो फिर तो ग्रुप में ऐड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि मॉरल तो यही वैल्यू होती है कि आप खुद ही ग्रुप से बाहर आ जाएं, कि आपको पता है कि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा मॉरल वैल्यूज़ बहुत दूर चली गई हैं। सियासतदानों की बात करें तो सियासतदानों में तो मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं। तो ये मॉरल वैल्यूज़ का लफ्ज़ सिर्फ उनकी डिक्शनरी तक रह गया कि अगर उनके सामने कोई लिख कर दे दे उनको पर्ची पर, या वैसे डिक्शनरी वो खोलें तो मॉरल वैल्यूज़ का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक जगह पे और भी इस्तेमाल होता है कि अगर उन्होंने अपने मुखालिफ पर तनकीद करनी हो तो फिर उसको मॉरल वैल्यूज़ में लपेट कर उसको देखा जाता है कि हाँ जी जी, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ना होते तो मुल्क यहाँ होता, इमरान खान की वजह से मुल्क यहाँ पर पहुँचा। इमरान खान साहब बात करेंगे तो जी नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया, ये मुल्क के दुश्मन है, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो वो इन दोनों को लताड़ देंगे। तो मसले ये हैं कि दूसरों को जब वो परखते हैं, ये देखते हैं, तो उसमें फिर मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। लेकिन जब अपने पे बात आती है तो फिर मॉरल वैल्यूज़ बहुत दूर होती हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत दूर से मालूम होती है। अच्छा, मॉरल वैल्यूज़ भी कोई चीज़ है। तो खैर ऐसा तो चलता है फिर ऐसे कामों में। आगे चलते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, इम्तियाज़ आलम साहब। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये ना तो मेरा इस पर कोई तज्जिया है और ना ही मैं इस पर कोई तबसरा कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक फैक्ट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पता वो बड़े गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं। अब सहाफ़त में भी क्या कहें मैं कि कुछ लोग किसी के गुण गाते हैं और कुछ लोग किसी के गुण गाते हैं, लेकिन इनको गैर जानिबदार कहा जाता है कि इनकी जो वेव है वो इस तरह से इनकी सामने आती है। खैर, उन्होंने कहा कि आज एक पूरी चने के ढाबे पर मैं पहुंचा। वहाँ पर 35 से 40 तक नौजवान बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपका वोट किसका है, तो सिर्फ एक के अलावा बाकी सब ने कहा कि इमरान खान का। अब ये ग्राउंड रियलिटी है कि इमरान खान का जो आपको मालूम है ऑरा है, वो ऑरा यही है कि अब इमरान खान जिस मकाम पर पहुँचे हैं, असल में इमरान खान नहीं पहुँचे। इन लोगों ने ऐसी गलतियाँ और ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि इमरान खान को हीरो बना दिया। मुझे आज भी याद है, दोस्तों से मेरी बातचीत होती थी 2018 के इंतखाबात से पहले कुछ, तो वो बात करते थे कि जी इमरान खान लीडर बन गया। मैंने कहा नहीं, इमरान खान लीडर नहीं बना, इन्होंने बनाया। इन लोगों ने ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि इमरान खान को इन्होंने हीरो बना दिया। अब देखें, अभी भी इतने ब्लंडर्स हुए हैं, उस पर 200 मुकदमात हैं, वो बाहर आएगा, वो ऑटो कैंपेन पे लगा हुआ है। ये लोग कैंपेन कर करके थक गए। नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान जा रहे हैं बाप पार्टी को अपने साथ शामिल करने के लिए, फिर वो MQM से उनकी बात हो रही है, फिर GDA से उनकी बातचीत चल रही है। चौधरी शुजात हुसैन से नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है, और नवाज शरीफ ने मुलाकात क्यों की है वो आपको मालूम है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इदराक है, बड़े मियाँ साहब को इदराक है कि अब अकेले जीतना मुमकिन नहीं है। पंजाब में सूरत हाल बहुत ही भयानक है नून लीग के लिए, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको मालूम है कि आप अगर वोट मांगने जाएंगे तो वोटर क्या सोच रहा है या वोटर्स क्या सवाल कर सकता है। तो वेव तो इमरान खान की हर तरफ है, इसीलिए तो चौधरी शुजात हुसैन के पास भी गए। लेकिन बड़ा एक फ़नी चीज़ सामने है, चौधरी शुजात हुसैन का जो इस वक्त का रोल है वो तो गुजरात की सीट नहीं जीत सकते। तो नवाज शरीफ साहब उनके पास क्या लेने चले गए, कैसे वो उनकी सीट एडजस्टमेंट की बात है ना कि हम सीट एडजस्टमेंट के बारे में बात करने गए। तो चौधरी शुजात हुसैन तो अब इस वो क्या कहते हैं कि इस लेवल पर नहीं है कि वो अपनी गुजरात की सीट भी बचा सकें। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही वो पॉपुलर है, मकबूल है इस वक्त भी। तो ये नवाज शरीफ साहब को पता है कि ये मामला था बहुत आगे जा चुके हुए, लेकिन चूंकि अब वो पाकिस्तान आए हैं, तो पाकिस्तान आए हैं तो अपनी इज़्ज़त भी बचानी है, अपनी सियासत भी बचानी है, अपनी साख भी बचानी है,
اور وزیر اعظم بننا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے جو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, شیروانی پہن کر حلف اٹھاتے دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ہی 2024 میں وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. تو ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں, یہ دوڑیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب آسانی سے جیت جائیں گے, یا عمران خان بالکل ہی ختم ہو گیا کہ جی عمران خان ایک بندہ تھا, ایک عمران خان تھا اور وہ اب تھا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کے جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں, عمران خان از اسٹل پاپولر. یہ ابھی میں نے آپ کو امتیاز عالم کا ریفرنس دیا. تو نواز شریف صاحب کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی آپ کرنا چاہتے ہیں, ضرور آپ کیجئے, لیکن اس سے پہلے آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دینا عمران خان کو. عمران خان آپ اس سے اختلاف کر لیں, میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن عمران خان ایک حقیقت ہے. پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھومتی ہے, اس کا ووٹر ہے, اس کے سپورٹرز ہیں. حالانکہ بہت برے حالات میں وہ بیٹھے ہیں جیل میں, پارٹی ان کی ساری 250 سے زائد لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں, اور اب وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو عمران خان کے پیچھے ڈائری پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے, خاموش کھڑے ہوتے تھے. آج وہ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو ہم نے بنایا. علیم خان, جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو ہماری وجہ سے عمران خان بنا. تو اپنے ان کے جلسوں میں لوگ ہی نہیں آتے, اپنی ملوں سے لوگ اٹھاتے ہیں, اپنے اداروں سے لوگ اٹھاتے ہیں, ان کو جلسے میں بٹھا دیتے ہیں. تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ان سے میڈیا سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو عمران خان کو دیکھنے آئے تھے. تو یہ سارے معاملات ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست کس طرح سے چل رہی ہے. بالکل آپ سیاست کریں, بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ کو سیاست کرنی چاہیے. پاکستان کی خدمت کرنا نہ صرف آپ کا بلکہ ہمارا بھی فرض ہے, ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں, اس کو آگے لے جائیں. لیکن کسی کو کاٹ کر, کسی کی ٹانگ کو کھینچ کر آگے جانا, تو پھر اس میں چوٹ بھی لگتی ہے اور انسان گر بھی جاتا ہے. تو میاں صاحب کو تو ادراک ہے, لیکن میں ان صحافیوں کی, ان یوٹیوبرز کی, وہ لوگ جو ٹویٹر پر جنگ لڑتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جی میاں صاحب کو جو وزیر اعظم بنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی ملک کے مسیحا ہیں اور وہی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ان کو منہ کی کھانا پڑے. خیر, اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کامران نشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.